हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो यू आई हियर फॉर फिजिक्स एंड आई एम हियर फॉर यू। आप लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। तो मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक सवाल है कि मेरे पास में अगर मान लो कि एक बहुत बड़ा बॉल है, 10 किलो का बॉल है, और एक 2 किलो का बॉल है। एक तो 10 किलो का बॉल है, एक 2 किलो का बॉल है। इन दोनों को समान हाइट से, इक्वल हाइट से अगर मैं इनको यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो पहले ज़मीन को कौन टच करेगा? 10 किलो वाला या 2 किलो वाला? इस सवाल का जवाब अभी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो अपना सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में चिरसम्मत यांत्रिकी बोलते हैं, ये जनरली बीएससी फर्स्ट ईयर में या किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो हम लोग वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये बात करें तो यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। चिरसम्मत यांत्रिकी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिरसम्मत यांत्रिकी। तो ये हिंदी में होता है चिरसम्मत यांत्रिकी। अब चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या मीनिंग है, क्या मतलब होता है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वो सारी बात मैं बाद में करूँगा। पहले मैं कुछ एक आइडिया बताता हूँ कि चिरसम्मत यांत्रिकी हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से यूज हो रही है। जैसे अगर मैं ये बात कहूँ कि हम लोग जो सुबह उठते हैं, उठने से लेकर सोने तक हर जगह पर आप क्लासिकल मैकेनिक्स को रिलेट कर सकते हो या समझ सकते हो। कैसे? जैसे मैं सुबह उठ के मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अगर बेड पे सो रहा हूँ तो मैं सुबह उठते ही क्या ज़मीन पे पाँव रखूँगा। तो जैसे ज़मीन पे पाँव रखूँगा मैं क्या करता हूँ, ज़मीन को धक्का मार रहा हूँ नीचे की तरफ। मतलब मेरा वेट है, मेरे में वजन है, द्रव्यमान है, मास है, उसकी वजह से नीचे क्या लगेगा? वेट लगेगा। द्रव्यमान की वजह से वेट लगेगा, मतलब नीचे की तरफ ज़मीन पे फोर्स लगेगा। अब ज़मीन पे जैसे ही बल लगेगा, वो बल क्या होता है वो अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन नीचे की तरफ बल लगेगा, उसकी वजह से वो ज़मीन भी मेरे को ऊपर की तरफ धक्का मारेगी। तो वो बैलेंस हो जाती है चीज़ें, इसलिए मैं खड़ा रह पाता हूँ। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर मैं खड़ा भी रह पा रहा हूँ अगर, तो इसका मतलब है वहाँ पर भी क्या क्लासिकल मैकेनिक्स चिरसम्मत यांत्रिकी काम में आ रही है। उसके जस्ट बाद में मैं चलना शुरू करता हूँ। तो हम चलना जब शुरू करते हैं तो पाँव, जो आपका फुट है, उसके और जो फर्श है उसके बीच में फ्रिक्शन काम करता है, घर्षण बल काम करता है। अगर वहाँ पर घर्षण नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे। एक्चुअल में वो घर्षण बल क्या है, किस तरीके से होता है, मैं उसका एक हल्का सा एक आइडिया बता देता हूँ। ये चीज़ें आप पहले पढ़ के आए हो, लेकिन किस तरीके से हर एक चीज़ में फिजिक्स काम करती है मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो फ्रिक्शन है ऐसे होता है, जैसे आपका जो फर्श है भले ही मार्बल का हो या टाइल लगी हुई हो, मतलब बहुत चिकना लग रहा हो आपको बाहर से आंखों से देखने पर उसके जो माइक्रो लेवल पे बात करूँ तो उसमें इस तरीके का होता है। जैसे फर्श आपको दिखने में ऐसा दिखता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे बात करूँ तो वो ऐसे होता है। आई बात समझ में? मतलब ऐसे खुरदरा होता है। अब जब पाँव रखते हो तो पाँव भी ऊपर से आपको चिकना ही दिखता है, लेकिन वो भी अंदर से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो पाँव जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, पाँव या जूता समझ लो। जब हम लोग इसके ऊपर पाँव रखते हैं तो क्या होता है, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर उलझ जाता है, और जैसे ये वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर उलझ जाएगा, हम लोग इस पाँव को, ये पाँव रुक जाता है वहाँ पे, और फिर हम लोग दूसरा वाला पाँव उठा लेते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आप ऑयल डाल दो, यहाँ पर तेल बिछा दो, तो ये जो बीच बीच के ये जो जगह है ना, इन जगह में अगर ऑयल चला जाता है तो ये जगह भर जाएगी, और ये जगह अगर भर जाती है तो क्या हो जाता है, अब भी अगर आप पाँव रखते हो, ये जगह जैसे भर गई ऑयल की वजह से, अब अगर आप पाँव रखते हो तो ये वाला आपके यहाँ पर इसमें उलझने के लिए, फंसने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप पाँव रखोगे वो फिसल जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है। यहाँ नहीं, हर जगह पर फ्रिक्शन काम करता है। जैसे आप बस में बैठ के जा रहे हो तो बस वाले ने अचानक ब्रेक लगा दिया। अब जैसे ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, आप पे आगे की तरफ झटका लगता है, या अगर वो एकदम से स्पीड बढ़ा देता है तो पीछे की तरफ झटका लगता है ना। ये जो झटका लग रहा है इसके पीछे का फिजिक्स क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जो गति का प्रथम नियम है, जिसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके अंदर ही हम पढ़ते हैं। तो हर जगह पर क्लासिकल मैकेनिक्स रिलेट हो पा रही ना। यही नहीं, हर जगह पर, जैसे कहाँ पे मैं बात करूँ, कोई
जैसे मैं गेट ओपन कर रहा हूँ या गेट खोल रहा हूँ तो वहाँ पर भी घूर्णन गति होती है, रोटेशनल होता है। वहाँ की बात कर लो, या अगर मैं कैंची से किसी चीज़ को काट रहा हूँ या चाकू से किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहा हूँ, हर जगह पर वो चीज़ें काम करती है। अब ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है, इनके क्या फॉर्मूले हैं, मैं कितना अगर किसी पे फोर्स लगाता हूँ तो मेरे को कितना दूर तक जाएगी वो चीज़, हर चीज़ के लिए हमने क्या नियम बना रखे हैं और इक्वेशन बना रखे, समीकरण बना रखे और लॉज बना रखे। उनको फॉलो करते हुए हम इस पूरी सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। क्लियर है? अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैंने कभी एक सवाल दिया था आपको, उस सवाल का मैं पहले जवाब दे दूँ और उसके बाद में इसके अंदर छोटी छोटी बातें से स्टार्ट करूँगा, पूरा बेसिक से। तो मैंने आपको ये पूछा था क्या कि एक बड़ा बॉल है 5 किलो का, एक छोटा बॉल है 2 किलो का, अगर दोनों को साथ में छोड़ूं तो पहले ज़मीन को कौन सा टच करेगा? फिर से 10 सेकंड दे रहा हूँ, मैं आपको ये गिरा के बता रहा हूँ कि पहले कौन सा टच करेगा। अभी आपको दिखेगा डेमोन्स्ट्रेशन, तब तक आप 10 सेकंड के लिए इसको सोचिए कि पहले कौन सा बॉल गिरेगा, यह आपको सोचना है। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेगा ये। जैसे 2 बॉल ही नहीं, मैं 3 का भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, 4 का भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, या बॉल ही नहीं किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर सकता हूँ, मतलब जिनका द्रव्यमान अलग अलग है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ देखो कि एक ये बड़ा ईंट है, ये मान लो गोल्ड का बना हुआ, सोने का एक ईंट बना हुआ है, इसका वेट है कुछ 5 किलो। एक ये छोटा ईंट है, इसका वेट है मान लो 2 kg, 2 किलो, ये 5 किलो। एक ये बॉल है मान लो 3 किलो का। तीनों का मास अलग अलग है, तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है। अगर मैं इनको छोड़ूंगा तो पहले कौन सा गिरेगा? ये 5 किलो का है, ये 2 किलो का, ये 3 किलो का। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि 5 किलो वाला बॉल पहले गिरना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि 2 किलो वाला। एक बार मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा क्या होने वाला है। ध्यान से देखना, ये फर्श है, पहले कौन सा टच कर रहा है? कौन सा टच किया? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप दोबारा से ध्यान से देखना इसको। कौन सा टच किया? तीनों साथ में टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास में बड़ा बॉल है या छोटा बॉल है या कैसा भी पार्टिकल है, द्रव्यमान भले ही अलग अलग हो, आप जब इनको छोड़ते हो एक साथ समान ऊंचाई से, सेम हाइट से, तो जब जमीन पर पहुंचेंगे तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि जो गिरने में टाइम लग रहा है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, समय पर निर्भर नहीं करता। आई बात समझ में? इसका मतलब तो ये हो गया कि आप एक छोटा सा पार्टिकल ले लो, जैसे ये है, और एक कोई बड़ा ट्रक ले लो, इन दोनों को भी अगर मैं साथ में छोड़ूं तो भी दोनों जमीन को एक साथ टच करेंगे। क्लियर है? ये इस कंडीशन में होता है कि यहाँ पर ना हवा है या कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। निर्वात की कंडीशन में ये लॉ जो है वैलिड रहता है, लेकिन हवा होती है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो भी नेग्लिजिबल होता है, इतना नहीं। मतलब हवा में भी आप देखोगे ना, आप नॉर्मल जो हवा चल रही है उसमें भी आप बड़े पार्टिकल, जैसे 5 किलो का बॉल है, 2 किलो का बॉल है, तो उन पर हवा का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो उन पे तो वो तो दोनों साथ में ही गिरेंगे। आई बात समझ में? तो क्लियर ये है क्या क्या कंसेप्ट हुआ? कंसेप्ट ये हुआ कि कोई चीज़ों को आप जब छोड़ रहे हो तो मास पर निर्भर नहीं कर रहा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा कि कितना टाइम लगेगा। सबके लिए सेम हाइट से छोड़ोगे तो बराबर टाइम लगेगा। अब मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये बात कोई नई बात नहीं है, आप इसको पढ़ के आए हो, कहाँ पर पढ़ के आए हो, और मैं इसका प्रूफ बताता हूँ अभी आपको। अगर प्रूफ समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो पढ़ के आए हो वही है ये। देखो आप इसका प्रूफ कहाँ पे पढ़ के आते हो? आप इसका प्रूफ पढ़ के आते हो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि न्यूटन का जो गति का जो सेकंड समीकरण है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT², ये एक इक्वेशन आता है। इसमें जो t होता है वो तो टाइम होता है, s जो होता है, s क्या होता है? हाइट मान लो, या डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन या ऊंचाई है ये, और u प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम हो गया, a जो है त्वरण होता है, एक्सेलरेशन। अब देखना
तीनों को एक साथ छोड़ रहा हूँ, मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ये टाइम तीनों के लिए बराबर क्यों आ रहा है। जब तीनों को एक समान हाइट से छोड़ रहा हूँ तो तीनों के लिए हाइट का मान बराबर है। मान लो मैं उसको h ले लेता हूँ, तो हाइट का वैल्यू तीनों के लिए इक्वल है, वो h हो गया। ठीक है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। इनिशियल वेलोसिटी तीनों के लिए 0 है, प्रारंभ में सब रुके हुए थे यहाँ से, तो तीनों को साथ में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो u 0 हो गया, तो ये पहला टर्म 0 हो गया। प्लस 1/2 a है एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के अंदर गिर रहे हैं, तो अंडर ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जिसको g बोलते हैं, तो ये g हो जाएगा और ये आ जाएगा t²। तो फाइनली ये आ गया आपके पास में h = 1/2 हाफ GT²। इसको 2 को उधर ले जाऊँ तो ये हो गया 2h = GT²। g को भी इधर ले आऊँ, या मैं इसको बोलूँ कि t² बराबर आ गया आपके पास में 2h/g, और इसको ऐसे लिख सकते हैं t बराबर आ गया √2h/g। जो गिरने में टाइम लग रहा है वो टाइम का फॉर्मूला ये आ गया, और इस टाइम का फॉर्मूले में आप देखो कि क्या चीज़ है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है h पर, एक डिपेंड कर रहा है g पर। तो g तो सबके लिए सेम है, g का मान 10 होता है, 9.8 होता है वैल्यू इसका, और h जो वो हाइट है तो सबको सेम हाइट से छोड़ रहे थे, तो h भी सेम है, g भी सेम है। इसका मतलब जो टाइम लगने वाला है गिरने में वो भी सबके लिए क्या सेम होगा। ये जो टाइम का फॉर्मूला, इसमें कहीं पर मास का टर्म है क्या, द्रव्यमान है नहीं है ना, द्रव्यमान तो है ही नहीं कहीं पे यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो टाइम लग रहा है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो आपका मास 5 किलो का है, 2 किलो का है या 1 ग्राम का है, तीनों को सब छोड़ोगे तो साथ में ही गिरेंगे, अगर वहाँ पर हवा या कोई माध्यम नहीं है तो। क्लियर है। तो ये देखो इसका प्रूफ भी है। तो ये जो चीज़ है ये आप एक्चुअल में पढ़ के आए हो। अब मैं ये जो इक्वेशन है ये तो 9th 11th में आप डिटेल में पढ़े हो ना, बट इसका किस तरीके से ये फॉलो होती है ये एक्चुअल में यहाँ पर है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस वे में हमारे डेली लाइफ में ही पूरा फिजिक्स काम करता है, अगर आप उसको फील करो तो। हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे या जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हर चीज़ का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर में बोल के नोट्स लिखवाऊंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को। और बट हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल से, हम लोग डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए इसको चलेंगे। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से और भी चीज़ें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताऊं कि ये तो समझ में आएगी, ये 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को भी हम एक साथ छोड़ते हैं तो सेम टाइम में गिरती है, निर्वात में या वैक्यूम में अगर हो रहा है तो ऐसा एक्सपेरिमेंट। और भी चीज़ें हैं किस तरीके से, जैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अगर ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक ये झुकी हुई सतह है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर ये 2 बॉक्स रख रखे हैं मैंने, एक तो ये बड़ा बॉक्स है, एक ये छोटा बॉक्स है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप कर रखा है। अगर मैं इन दोनों को छोड़ूंगा तो ये फिसलते हुए यहाँ से फिसलते हुए यहाँ तक आएंगे, नीचे तक। अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या इन दोनों को भी नीचे तक पहुँचने में सेम टाइम लगता है क्या, या यहाँ पर ये फिसल रहे हैं यहाँ पर तो अलग टाइम लगेगा या सेम टाइम लगेगा, ये देखना मुझे। अगर सेम टाइम लगता है तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पर जितना गैप है पहले से ऑलरेडी, बाद में जाके भी ये जो गैप है ये उतना ही रहेगा अगर टाइम सेम लगता है तो। अगर टाइम अलग लगेगा तो ये गैप चेंज हो जाएगा। तो आपको बस ये नोटिस करना है कि जब तक ये नीचे पहुँचे ये गैप चेंज हो रहा है कि नहीं। मैं इसको चालू करता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना इसको। क्या हुआ, गैप चेंज हो रहा है ना, गैप चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों को यहाँ तक आने में टाइम अलग अलग लग रहा है। तो वहाँ पर तो सेम लग रहा था अभी बॉल वाले कंसेप्ट में, तो जब हवा या कुछ नहीं था, निर्वात भी नहीं था, निर्वात था तब, और यहाँ पर सेम नहीं लग रहा है, यहाँ पर अलग अलग टाइम लग रहा है। क्यों, क्या यहाँ पर फ्रिक्शन, इसकी सतह और इसकी सतह दोनों के सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, या क्या कंसेप्ट हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग जब डिस्कस करेंगे हर एक बात को हम डिटेल में जाएंगे। क्लियर है। तो मेरा यहाँ पर ये मोटिव था यहाँ पे समझाने का कि किस वे में फिजिक्स आपको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अभी मैं इसको बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूँगा कि किस वे में आपको चीज़ें पढ़नी है, क्या है। अभी देखना, देखो हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, चिरसम्मत यांत्रिकी जिसको बोलते हैं,
अभी मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लाइफ में जहाँ पर भी हम देख रहे हैं वहाँ पर फिजिक्स काम कर रही है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो लिखने में भी ये जो मार्कर है और ये बोर्ड है, इसकी स्क्रीन के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप लिख नहीं पाते। अगर आप बॉल पेन से लिखते हो और आप अगर ऐसे उल्टे होके ऐसे कॉपी पे से लिखोगे तो वो ग्रेविटी की वजह से इंक नीचे की तरफ ही आनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए। तो आप जब ऐसे लिखते हो तो एक दो वर्ड लिखने के बाद में वो काम नहीं करता, लिख नहीं पाते हो। तो उसमें भी फ्रिक्शन ही काम करता है, ग्रेविटी काम करता है। तो किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट करें, हर चीज़ में आप फिजिक्स को कनेक्ट या क्लासिकल मैकेनिक्स को कनेक्ट कर सकते हो लाइफ में। तो ये है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको चिरसम्मत यांत्रिकी बोलते हैं। इसका मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको लिए। क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, देखो अभी मैं ये नहीं बता रहा कि आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपकी किताब जो है, आपकी बुक है, उसको कितने यूनिट में या कितने चैप्टर में बांट रखा है, कितने चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, वो बात नहीं बता रहा मैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपका ना जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले वो चीज़ समझना। अब तक तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स बता दिए आपको कि किस वे में हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन उसके लिए जब मैथमेटिक्स बनाया गया, न्यूटन जी ने जब मैथमेटिक्स बनाया तो न्यूटन जी ने कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो न्यूटन जी ने पहली चीज़ तो ये बताई कि किसी भी चीज़ को मेजर करना है, मापन करना है, तो उसके लिए अपने को एक जगह पता होनी चाहिए। मतलब अपने को एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए, सापेक्ष बिंदु पता होना चाहिए। जैसे मैं ये बताऊं कि दिल्ली 50 किलोमीटर दूर है, तो इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। कोई भी बोले कि दिल्ली 50 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब आपको पहले ये पूछना पड़ेगा कि कहाँ से 50 किलोमीटर बता रहे हो, मतलब किस पॉइंट के सापेक्ष बात कर रहे हो, किस जगह के रेफरेंस में बात कर रहे हो, तब तो उस बात का मीनिंग है। मैं बोलूँ कि रेवाड़ी से दिल्ली जो है 100 किलोमीटर दूर है, इस बात का कोई मतलब है कि रेवाड़ी से 100 किलोमीटर दूर है। या मैं बोलूँ कि बॉम्बे से जो दिल्ली है वो 1800 किलोमीटर दूर है, तो इस बात का कोई मीनिंग है। तो हम लोग कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसके लिए मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ से मेजर कर रहा हूँ। तो अपने लिए सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, एक संदर्भ बिंदु की बात करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया अपना रेफरेंस पॉइंट, बोल दिया इसको मैंने, क्या बोल दिया, रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु बोल देता हूँ मैं इसको हिंदी में, जिसके सापेक्ष हम लोग मेजर करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में सारे मेजरमेंट करते हैं। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल मैं ये बता सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं पतला हूँ, तो इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। हो सकता है कि मैं आलिया भट्ट से मोटा हूँ लेकिन मैं टाइगर श्रॉफ से पतला हूँ। आ रही बात समझ में? मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मैं पतला हूँ या मैं मोटा हूँ, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस बात है ये, ठीक है। तो हम कोई भी मेजरमेंट बताते हैं तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल दिया मैंने, या संदर्भ बिंदु बोल दिया। इसको आगे जाके और अच्छे लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं, निर्देश तंत्र बोलेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको रेफरेंस पॉइंट बोल दूँ, चलो ठीक है, कोई भी मेजरमेंट करना, कोई भी मापन करना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद में न्यूटन जी ने क्या बताया, उसके बाद में न्यूटन जी ने ये बताया कि चलो ये तो हो गया, अब एक रेफरेंस पॉइंट है, एक बिंदु ये है, एक दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों के बीच में तीन लोगों को उन्होंने भगाया कि आप एक काम करो, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो उन्होंने, एक बंदा था कोई, ये कोई लड़की थी, मान लो कि ये रिया थी, ये इधर से चली गई, इस पाथ से चली गई। एक है दूसरी लड़की है, वो मान लो कोई शबनम है, ये शबनम इधर से चली गई, ठीक है। एक कोई राजू था, वो राजू इधर से दौड़ता हुआ इधर ऐसा गया, घूम फिर के पहुंच गया वहाँ पे। तीनों लोग ये तीन अलग अलग पाथ से चले गए, तीन अलग अलग पथों से होके गए हैं, ठीक है। अब न्यूटन जी ने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों अपना अपना कितना चल कर गए हो वो मुझे बताओ, और तीनों ने अपना अलग अलग बता दिया। जैसे इसने बोला कि मैं 5 किलोमीटर चल के गई, इसने बोला ये 4 किलोमीटर चल के गया, और ये राजू बेचारा इधर उधर डोलता हुआ गया था, तो ये बोल रहा है कि मैं 9 किलोमीटर चल के गया,
ठीक है। अब न्यूटन जी ने बोला कि ये जो दो बिंदुओं के बीच में आप चल के गए हो, दो पॉइंट के बीच में, इन सबको बोलना है दूरी, डिस्टेंस। तो ये सब का क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है। लेकिन इसमें तो ये दो बिंदुओं के बीच की जो चलकर हम लोग गए हैं ना, उन सब दूरियों को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोल दिया, दूरी बोल दिया। तो ये क्या आ गया आपके पास में, डिस्टेंस के बारे में आ गया, जिसको आप दूरी बोलते हो। ठीक है, एक और पॉइंट क्लियर हो गया मेरा। पहला पॉइंट था क्या, बिंदु, रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलते थे, संदर्भ बिंदु। दूसरा क्या हो गया, दूरी, समझ में आ गई। इसके बाद में न्यूटन जी ने यह बोला कि जिसको सबसे कम दूरी होती है, उस सबसे कम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सबसे कम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेरे को पता है कि सब लोगों को आती है, लेकिन जिसको नहीं आती है मैं उसके हिसाब से ही चल रहा हूँ कि जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी का कोई बेसिक वीक हो तो उसको दिक्कत नहीं आए, इसलिए जिसको आती है तो एंजॉय करें, और जिसको नहीं आती वो समझ के चले। ठीक है। तो जो दो बिंदुओं के बीच की कोई भी दूरी रहते हैं उसको तो वो तो दूरी होगी, डिस्टेंस हो गया, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जो मतलब सीधी दूरी को। तो हमारे पास में एक नया वर्ड आ गया जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे विस्थापन। सीधी दूरी है ये अपनी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधी दूरी, डायरेक्ट डिस्टेंस है, सीधी दूरी, या मैं इसको बोल दूं कि न्यूनतम दूरी है ये। दो बिंदुओं की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी कब आएगी, जब सीधा चलेंगे तब। तो इसको मैं न्यूनतम, मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, न्यूनतम दूरी। तो इसको बोल दिया डायरेक्ट डिस्टेंस, या मिनिमम डिस्टेंस। इससे कम कुछ नहीं हो सकता। सीधा चलेंगे तो जो आता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। तो एक और पॉइंट क्लियर हो गया मेरे पास में, क्या, विस्थापन समझ में आ गया। ठीक है भैया, ये विस्थापन आ गया। दूरी को जैसे मैंने बोल दिया, एस बोल दिया, इसको एस से रिप्रेजेंट कर दो, किसी भी चीज़ से लिख सकते हो आप। मैं इसको जैसे एस से लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से लिख देता हूँ, इसको मैं डी से लिख देता हूँ, स्मॉल डी से। क्लियर है। इसके बाद में उन्होंने नई गणित बनाई, न्यूटन जी ने नया मैथमेटिक्स बनाया। इसके बाद में इन्होंने बोला क्या, कि जो आपके पास में जो दूरी आई, जो एस आया दूरी, उसमें आप उसको टाइम से डिवाइड कर दो, जो आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, स्पीड बोलूँगा। क्या बोलूँगा, स्पीड, चाल बोलते हैं इसको, स्पीड बोल दिया उन्होंने, चाल बोल दिया। एक जो दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आया था, विस्थापन आया था, मतलब सीधी दूरी, उसको आप टाइम से डिवाइड करोगे तो उसको मैं बोलूँगा वेग, वेलोसिटी। इसको मैं क्या बोलूँगा, वेग बोलूँगा। क्लियर है, ये चीज़ पता चली। इसके बाद में इस पे फिर उन्होंने फोकस नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया। उन्होंने बोला जो ये वेग आ गया, जिसको आप v बराबर d/t बोल रहे हो, ये वेग आ गया। इस वेग को, इस वेलोसिटी को फिर से अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में जो क्वांटिटी आती है, जो राशि आती है, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैंने बोल दिया त्वरण, एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो देखो, वेलोसिटी, वेग क्या हो गया, विस्थापन का दूरी के साथ परिवर्तन की दर। इसको द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोला गया, वेग, वेलोसिटी। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आप पढ़ के आए। मैं ये चीज़ें लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि ये सबको पता है, पर मैं इसलिए रेफरेंस बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता एक बार आइडिया लग जाए। इसमें लिखवाने की चीज़ें नहीं है, अभी लिखवाएंगे तो आगे जब टॉपिक वाइज पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी हो गया, मतलब विस्थापन के सापेक्ष, समय के सापेक्ष विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेग बोल देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या, ये एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये त्वरण आ गया। तो ये वेग में समय का भाग दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद में आप, ये तो सिंपल चीज़ें थी। इसके बाद में आप इसको इस तरीके से भी लिखते हो, डिफरेंशियल फॉर्म में, जो अवकल रूप है उसमें आप इसको वेलोसिटी को ऐसे भी लिखते हो, कहाँ पे गया, 1 सेकेंड,
आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ा होगा। जैसे अगर मान लो मैं इसमें d को ये d/dt से लिखते हैं, और यहाँ पर अगर स्पीड आता तो स्पीड लिख देते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट आता तो डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं अगर इसको कैपिटल D लिख दूँ, अगर एक बार के लिए मैं इसको कैपिटल D मानूँ तो यहाँ पर आ जाएगा D, कैपिटल D। तो dd/dt इस तरीके से भी लिखते हैं, या ds/dt जनरली उसको ऐसे लिखते हैं। या अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो हम लोग एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते हैं dv/dt, अरे लिखते हैं ना। तो ये अवकल रूप है, इसका डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्म है। इसको यहाँ पर जैसे मैंने इसको d से लिख दिया, तो ये यहाँ पर d लिखेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, तो मैं इसको कैपिटल D से लिख देता हूँ विस्थापन को, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को। तो dd/dt इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गई, ये एक्सेलरेशन है, त्वरण बोलते हैं इसको। दूसरी चीज़, इसके बाद में छोटी छोटी चीज़ें और कर रहा हूँ। अब ये कोई नई चीज़ें नहीं है, उन्होंने क्या एक पॉइंट बनाया, उन दोनों के बीच की इधर चल के गए तो उसको दूरी बोल दिया, सीधी दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, विस्थापन बोल दिया। फिर विस्थापन में टाइम से डिवाइड कर दिया, उसको वेग बोल दिया, वेग को टाइम से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन त्वरण बोल दिया। आगे बात समझ, आगे बात करता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास में वेलोसिटी आया था, कोई भी पार्टिकल है, जैसे मान लो कि ये एक बॉल है, मैंने इसको v वेलोसिटी से फेंक दिया, v वेग से इसको फेंक दिया, तो इस जो बॉल है उसका कुछ द्रव्यमान तो होगा ही, मास होगा, m द्रव्यमान मान लो उसका। तो उसका कितना द्रव्यमान है? m द्रव्यमान है। मास कितना है? m है। m से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो चीज़ आती है उसको उन्होंने बोला मोमेंटम, संवेग बोल दिया, नई क्वांटिटी बना दी। अब नया क्या है इसमें? दो चीज़ों को मल्टीप्लाई तो किया उन्होंने, गुणा किया है, तो इसको नई क्वांटिटी बना दी। इसको क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, मोमेंटम। तो ये सारी चीजें, मैं इनका संवेग का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, क्या मतलब क्या है, ये तो फॉर्मूला हो गया ना। ये सारी चीजें जब आएगा ना डिटेल में तब मैं बताऊंगा, अभी बेसिक आइडिया डेवलप कर रहे हैं हम लोग। ये संवेग हो गया। इसी तरीके से अगर जो एक्सेलरेशन आया था, जो त्वरण आया था, उसको मैं मास से मल्टीप्लाई करूँ तो जो चीज़ आ रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फोर्स बोल देते हैं, बल बोल देते हैं। अब फोर्स क्या होता है? फॉर्मूला तो ये हो गया m है, इसका एक जो आप एक और फॉर्मूला पढ़ते हो dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर को भी क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो नोन एज फोर्स। तो संवेग में परिवर्तन की दर को भी हम फोर्स बोलते हैं। ये तो फॉर्मूले हो गए इसके, लेकिन फोर्स का मतलब क्या है? जैसे मैं एक आइडिया बताता हूँ सिंपल सा। फोर्स का मतलब होता है, जैसे ये जो है, ये क्या लगाया मैंने? फोर्स लगाया। मतलब मैं किसी चीज़ पे धक्का मार रहा हूँ या मैं खींच रहा हूँ, तो मैं जोर जो लगाता हूँ ना, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं कि मैं जोर लगा रहा हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। उसके इस तरीके से मैथमेटिक्स इस तरीके से होती है, उसके फॉर्मूले इस तरीके से होते हैं। ये फोर्स है। आ रही है बात समझ? मतलब किसी चीज़ को पुल करना या पुश करना, तो पुल एंड पुश, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है मैथमेटिक्स में इनको, या फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स, बल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो छोटे छोटे पैरामीटर्स है, ये किस तरीके से डेवलप हुए हैं, अभी मैं वो आइडिया बता रहा हूँ। इस फोर्स में अगर मैं ऐसे कर दूं कि जैसे मैंने ये फोर्स लगाया, ये फोर्स ये जितने एरिया पे लगा, जितने क्षेत्रफल पे लगा, उस क्षेत्रफल का भाग दे दूं मैं, एरिया से डिवाइड कर दूं, तो जो नई क्वांटिटी बना दी उसको हम बोल देते हैं क्या? प्रेशर, द्रव्यमान, सॉरी प्रेशर, जिसको दाब बोलते हैं। तो ये एक नई क्वांटिटी बन गई, प्रेशर। अब कोई नया है क्या ये प्रेशर? नया क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैंने प्रति एकांक क्षेत्रफल पे बल का मान निकाल लिया, पर यूनिट एरिया पे फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, वही तो प्रेशर है। अब कोई नई चीज़ नहीं है ये, बस चीज़ों को इधर उधर डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, गुणा भाग करके हम लोग नई नई राशियाँ बनाते हैं और आगे हम लोग इसको डिस्कस करते जाते हैं। बात समझ में आ रही है? किस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स में छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो वैसे हमारी डेली लाइफ में हर जगह पे काम में आ रही है, बट हम लोग किस वे में इसको स्टडी करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक करा दिया, और मैंने पहले आपको वो एहसास दिलाया था कि हम लोग आगे किस वे में पढ़ने वाले हैं। हर चीज़ को ऐसे विजुअलाइज करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम लोग आगे इसके जस्ट नेक्स्ट चीज़ें हम लोग और क्या क्या डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है? क्लियर है? किसी को वीडियो अगर अच्छा लगा या नहीं लगा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको देखना है हमारे पूरे वीडियोज हमारे ऐप के ऊपर है, तो वहाँ आके देख सकते हैं। ठीक है? ओके।